मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बहन जी। पंडित जी ने तो शादी की तारीख निकाल दी, लेकिन कितने पास की निकाली है। हाँ बहन जी, ये सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। इतने कम दिनों में इतनी सारी तैयारियां करनी है, पता नहीं कैसे होगी। कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी बेटी मेरे घर पर लक्ष्मी बनकर आ जाए। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा परिवार मिला है, जो अभी से उसे इतना अपना मान रहा है। लेकिन एक बेटी की माँ हूं ना, इसीलिए चिंता तो लगी रहती है कि वो आपके यहाँ के तौर तरीकों में ठीक से ढल तो पाएगी ना। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए मैं आपकी चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ। अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अचानक से विदा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहन जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि पूजा बस आपकी ही नहीं, बल्कि मेरी भी बेटी है। और हम हमारे घर पर कोई बहू नहीं, बल्कि हम तो हमारी दूसरी बेटी ला रहे हैं। सच में बहन जी, ये कहकर तो आपने मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। भगवान आप जैसी सास हर बहू को दे। चलिए बहन जी, अब बातें तो बहुत हो गई, शादी की भी तैयारी करनी है, इसीलिए अब मैं निकलती हूँ। वैसे अब हमारा ये मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। ठीक है बहन जी। निर्मला अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होती है। अरे क्या माँ, आप भी, शादी मेरी हो रही है और गाल आपके लाल हो रहे हैं। कमाल है। अरे अपनी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत देखकर किस माँ को खुशी नहीं होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुझे बहुत प्यारा ससुराल मिले। और देख, भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ माँ, वो तो है। लेकिन मेरी शादी के लिए आपने कितने लड़के देखे थे? ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। एक माँ हूं ना, तो जितना मैं तेरे लिए कर सकती हूँ उतना जरूर करूंगी। और देख, अब तेरी शादी हो रही है, इसीलिए तू भी अपने ससुराल में थोड़ी तरीके से रहना। जानती हूँ कि तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी बेटा, मैं तुझे अभी समझा दे रही हूँ। अरे माँ, अब मैं यहाँ पर जैसे रहती हूँ वैसे ही वहां पर भी रहूंगी ना, तो आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं बेटा, ससुराल तो ससुराल ही होता है। वहां पर मायके जैसी आजादी नहीं होती। और कभी कभार कोई बात हो भी जाए तो तू शांत रहना। हर बात सबको रो रो कर बताना जरूरी नहीं होता। आप मेरी चिंता मत करो माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी शिकायत का कोई मौका ना मिले। ये हुई ना बात। अच्छा चल, अब बहुत तैयारियां करनी है। तेरा लहंगा भी तो फिट करवाना है, और तो और हमें दूल्हे के लिए तोहफे भी तो खरीदने हैं। बाप रे, मेरा तो सर अभी से चकरा रहा है। फिर कुछ ही दिनों बाद पूजा की शादी हो जाती है, और अब पूजा खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है। वाह भैया, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। जब भाभी को पहली बार देखा था तब भाभी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन आज देखो, आज तो भाभी बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे आप तो भाभी के सामने एकदम फीके लग रहे हो। हाँ बेटा, चारू ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन चारू बेटा, अभी भैया भाभी थक गए होंगे, तो उन्हें अब तो आराम करने दे। ठीक है माँ, मैं भाभी को उनके कमरे में लेकर जाती हूँ। पूजा अपने ससुराल में काफी खुश होती है, क्योंकि उसके घर में अभी उसी के चर्चे होते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने कहा था कि कुछ मीठा ही बनाना है। वैसे तो यहाँ के सब मुझे पसंद करते हैं, वो कोई शिकायत भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हर किसी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए। और पूजा अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करने लगती है कि तभी वहां पर पूजा की सास और ननंद आती है। अरे भाभी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कुछ सादा सा ही खाना बनाओ ना, हम वो खाना भी प्यार से ही खाएंगे। लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है ना।
इसीलिए मैं सबकी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। वैसे कल ही मुझे विकास जी ने सब बताया है कि किसको खाने में क्या क्या पसंद है। अरे बहू, तू तो आज की लड़की है, तो ये विकास जी क्या है? तू पति को उसके नाम से भी बुला सकती है। हमें उससे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। और बहू, तू अभी से इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तेरी नई नई शादी हुई है। अब एक काम कर, रसम के लिए बस थोड़ा सा सूजी का हलवा ही बना दे। हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम घर पर बहू लाए हैं, कोई नौकरानी नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर पूजा सबके लिए हलवा बनाती है। वाह भाभी, आपको तो शेफ बनना चाहिए। कितना अच्छा हलवा बनाया है आपने। सच में भाभी, एकदम स्वादिष्ट बना है ये हलवा। हाँ पूजा, ये हलवा तो बहुत ही मस्त बना है। मुझे पहले से पता था कि मेरी बहू हलवा बहुत अच्छा बनाने वाली है, और इसीलिए मैंने इसका गिफ्ट पहले से तैयार रखा है। ये रही तुम दोनों की हनीमून की टिकट। क्या माँ जी आप भी? अरे भाभी, आप तो ऐसे शर्मा रही हो जिसे माँ ने पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। अब आप दोनों की नई नई शादी हुई है, तो हनीमून पर आप दोनों नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं और माँ। हाँ बहू, अरे हनीमून ही तो है, तो इसमें क्या शर्माना। और हम तो बहुत मॉडर्न ख्यालों वाले हैं, इसलिए हम सब समझते हैं कि आजकल के बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो शर्मा रही होगी, इसलिए अपने मन की बात नहीं बोल पाती होगी। पर हम तो समझदार हैं ना, इसलिए हमने तुम्हारी मन की बात पढ़ ली। थैंक यू सो मच माँ जी। सास के मुंह से ये बातें सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। मैंने तो इतने व्रत भी नहीं रखे थे, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। हर चीज को लेकर सब कितना सपोर्ट करते हैं। उन्हें तो ये भी पता है कि मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन फिर भी घर के सभी लोग मुझसे दिल खोलकर बात करते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब पूजा बाहर जा रही होती है, तभी, अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है तू? कोई काम है क्या? हाँ माँ जी, वो दरअसल मेरी शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने गई ही नहीं। अब इतने दिन हो गए हैं और मेरे सारे दोस्त मुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज जाकर उनसे मिलकर आऊं। पर अगर कोई काम हो तो मैं नहीं चाहूंगी माँ जी। अरे नहीं बहू, कोई काम नहीं है। वो बस आस पड़ोस की औरतें तुझसे मिलने आने वाली थी। पर उनका क्या है, वो तो यहीं पर रहती है और कभी आ जाएंगी। पर तू अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर क्यों जा रही है? उन्हें घर पे ही बुला लेना, उसी बहाने हम भी मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे माँ जी? आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं लगता ना माँ जी। अरे इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है बहू? अब तुझे तो पता ही है, चारू के भी कितने दोस्त आते हैं घर पर, और उन्हें मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आज उसी बहाने तेरे दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तू अपने दोस्तों को अपने कमरे में लेकर जा और खाना पीना स्नैक्स वगैरह लेकर वहीं पर मजे कर। वाह माँ जी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी करो ना। अरे चारू, तुम भी आ रही हो क्या? लेकिन आज तो मैं और विकास ही मूवी देखने जा रहे थे। अरे नहीं पूजा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। वो क्या है ना कि मैं मूवी की टिकट कर ही रहा था कि तभी चारू और माँ भी आ गए। तो मैंने ही उनसे कहा कि आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। तो ये दोनों भी कहने लगी कि तुम्हारे साथ हमारी भी टिकट कर दो। अरे लेकिन मुझे लगा कि बस हम दोनों ही जा रहे हैं। एक बार के लिए बता देते ना तुम मुझे। अरे भाभी, भैया को तो आपसे ज्यादा हमारी ही कंपनी पसंद आती है। और आपको पता है, भैया तो वैसे भी बहुत बोरिंग है, तो वो आपको भी बोर कर देंगे। और आप दोनों की शादी के बाद
हम पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर भी नहीं गए थे, इसीलिए आज उसी बहाने मूवी डेट हो जाएगी। है ना अच्छा आइडिया? हाँ चारू, अच्छा आइडिया है। लेकिन मूवी डेट पर जाने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अब चलो जल्दी, लेट हो रहा है हमें। ऐसे ही अक्सर अब पूरा परिवार हर जगह साथ ही रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब विकास ऑफिस से घर लौटता है, अरे वाह भैया, मुझे लगा कि आप तो इस बार भूल ही जाओगे। आपको पता है भाभी, भैया की जब भी सैलरी आती है तब भैया उन पैसों में से मेरे लिए ड्रेस लेकर आते हैं। और देखो, आज भी लेकर आए हैं। और नहीं तो क्या, अरे शादी हुई है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन को भूल जाऊंगा क्या? ये देख, ये वाली ड्रेस मैंने तेरे लिए लाई है और ये पूजा के लिए लाई है। लेकिन भैया, मुझे तो ये भाभी वाली ड्रेस पसंद आई है। आप उनके लिए कितनी अच्छी ड्रेस लेकर आए हो। अरे नहीं चारो, मैंने तो तुम दोनों के लिए ही अच्छी से अच्छी ड्रेस पसंद की है। और वैसे भी तेरी भाभी अब शादीशुदा है, इसीलिए मैंने उसके हिसाब से ही कपड़े लाए हैं। और तू तो अब कॉलेज जाती है ना, इसीलिए मैंने तेरे लिए सिंपल सा ड्रेस लाया है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कभी आप मेरे लिए ऐसी ड्रेस लेकर क्यों नहीं आए? वैसे भाभी, अगर मैं आपकी वाली ड्रेस ले लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? ये तो कैसी बातें कर रही है चारू? तेरी भाभी को बुरा क्यों लगेगा भला? वो तो बहुत अच्छी है। एक काम कर, तू ये दोनों ड्रेस ले ले। और रही बात बहू के लिए ड्रेस लाने की, तो विकास अगली बार लेकर आएगा। हाँ चारू, कोई बात नहीं, तुम ये दोनों ड्रेस रख सकती हो। थैंक यू सो मच भाभी, आप बेस्ट हो। फिर खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आई एम रियली सॉरी पूजा, मुझे पता नहीं था कि चारू को तुम्हारी वाली ड्रेस पसंद आएगी। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। और सच कहूं तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ड्रेस चारू ने ले ली, क्योंकि वो तो मेरी बहन की तरह है। लेकिन आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था ना। मैं कुछ समझा नहीं पूजा। अरे अगर आप मेरे लिए कुछ ला रहे हो और उसे सबके सामने दिखाओगे तो वो चीज सबकी नजर में ही आएगी ना। अगर वही चीज आप मेरे लिए छुपा कर लाते तो मुझे मिल भी जाती। देखिए, मुझे ड्रेस का लालच नहीं है, लेकिन थोड़ा नजर से बचा कर लाते तो अच्छा रहता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। पर अगली बार से मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। ऐसे ही एक दिन, ये देखो विकास, मैंने हमारे कमरे के लिए कुछ डिजाइन सिलेक्ट किए हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। एक बार आप भी देख लो, फिर हम मिलकर डिजाइन फाइनल करेंगे। अरे बाबा, तुमने पसंद कर लिया ना, फिर मुझे देखने की क्या जरूरत है? जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है वैसा ही करते हैं ना। सच में? लेकिन माची और चारू ने कुछ कहा तो? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा उनसे बात। थैंक यू सो मच विकास। देखना, अब हमारा कमरा बहुत सुंदर लगेगा। पूजा अब काफी खुश होती है और वो पेंटर को सब कुछ अच्छे से समझा देती है। सब कुछ हो गया है विकास, मैंने पेंटर को भी अच्छे से समझा दिया है। अच्छा हुआ जो आपने माची और चारू को सब पहले ही समझा दिया। और बस कमरा खाली करना है, फिर काम शुरू हो जाएगा। अरे बहू, मैंने कुछ लेबर को बोल दिया है, वो सामान खाली करवाने में हमारी मदद करवा देंगे। तब तक तुम दोनों ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। और मेरी एक सलाह मान, जब कमरा तैयार हो जाए तभी देखना, क्योंकि अब ये अच्छा नहीं लगता। तो नई नई बहू है और घर में काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी भी होगी, जिस कारण तुझे तकलीफ भी हो सकती है। और भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। उनके रूम का काम अब शुरू हो जाता है और एक हफ्ते में उनका कमरा भी तैयार हो जाता है। फिर सुबह के समय जब पूजा अपने कमरे में आती है तभी, अरे ये क्या, ये कमरा तो वैसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा जैसा मैंने इन लोगों को बताया था।
इतना खराब डिजाइन किसने दिया पेंटर को? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नयनतारा की ननंद मिताली की हाल ही में पराग नाम के एक लड़के से शादी हुई होती है। शादी के बाद जब मिताली अपने पगफेरे की रस्म के लिए मायके आती है तभी, अरे वाह मिताली, तेरा चेहरा तो कितना चमक रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब शादी की खुशी का ही निकार है। अरे क्या भाभी आप भी। एहे, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, ऐसी ही खुश रहे बेटा। तो बिटिया, कैसा है तुम्हारा ससुराल? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ पापा, सब बढ़िया है। पराग और माजी बहुत अच्छे हैं। और आपकी पसंद कभी गलत हो सकती है क्या भला? सो तो है। और आज तुम आने वाली थी ना, तो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बना लिया। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ और बैठ जाओ। हाँ बेटा, फिर उसके बाद हम सब मिलकर तेरी शादी का वीडियो देखेंगे। ठीक है माँ, लेकिन ये तो बताइए कि भैया कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज तो उनको छुट्टी रहती है ना। अरे नहीं बाबा, ऑफिस में आधे लोगों ने छुट्टी ले रखी है। कोई बीमार है तो किसी की शादी है, इसीलिए अब इन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अच्छा, ओए तुम्हारे भैया खुद तुमसे मिलने आ जाएंगे क्योंकि उनका ऑफिस तुम्हारे ससुराल के पास में ही है। हाँ भाभी, फिर ठीक है। मिताली दिन भर अपने मायके में बहुत अच्छा समय बिताती है। फिर शाम होने पर पराग उसे लेने आता है। ये ले बहू, अपने ननंद नंदोई का तिलक करके उन्हें पगफेरे का शगुन दे दे। जी माँ जी, ये लीजिए नंदोई जी, ये आपके लिए। शुक्रिया भाभी, हमेशा खुश रहो और तुम सदा सुहागन रहो। चलिए माँ जी, आते हैं हम दोनों। हाँ दामाद जी, ध्यान रखिए। पराग मिताली को बड़ी खुशी से लेकर जाता है, लेकिन घर आने के बाद वो अपनी माँ लाजवती के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लानत है तुम्हारे मायके वालों पर मिताली। अरे पगफेरे की रस्म में सबसे ज्यादा मान और सम्मान दामाद का होता है, लेकिन उन लोगों ने सबसे ज्यादा तोहफे सिर्फ तुम्हें दिए और मुझे बस ये एक जोड़ी शर्ट और पैंट पकड़ा दिया। क्या कहा? सिर्फ शर्ट और पैंट पकड़ा दिया? बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं तेरे यहाँ के लोगों में? अगर हम भी तुझे खाने को सिर्फ सूखी रोटी और प्याज दे दे तो चलेगा क्या? नहीं ना। और उन्होंने तो सरे आम बेइज्जती की है अपने दामाद की। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मायके में सभी पराग से बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं। और प्यार और इज्जत तोहफों से थोड़ी ना जताई जाती है। अरे चुप कर, तुम लोगों ने तो दहेज भी कम दिया और शादी का ज्यादातर खर्चा तो हम लोगों ने ही किया था। और अब अपने दामाद के हिस्से का शगुन भी नहीं दे सकते वो लोग। अरे कितने नालायक और कंजूस हो तुम लोग। देखिए माँ जी, आप मेरे घर वालों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए आप जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। तुम अपनी जबान संभालो मिताली। तुम्हारे माता पिता के पास अच्छा खासा पैसा है, फिर भी वो लोग कितनी कंजूसी करते हैं। उन्होंने तो तुम्हें कितने सारे तोहफे दिए, लेकिन मुझे तो बस एक ही तोहफा दिया। अगर वहां पर कोई तीसरा आदमी होता तो उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। देखो पराग, मेरे घर वालों ने तुम्हारे यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, दहेज भी बहुत दिया है, तो फिर आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे सब सस्ता माल दिया है तेरे घर वालों ने। 200-200 रुपए की साड़ियां दी है हमें, ऐसे भला कौन करता है? तो क्या सिल्क की साड़ियां बांट दे क्या सबको? हद है माँ जी, आप लोगों ने जो खर्चा किया है वो सिर्फ मेरी ही शादी का नहीं बल्कि अपने बेटे की भी शादी का किया है, इसलिए मुझे आप इतना सुनाकर मत दिखाइए। इतना कहकर मिताली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देखा बेटा, कैसे जबान चल रही थी तेरी लुगाई की। इसकी अकल का तो मैं ठिकाने पर ला कर ही रहूंगी और इसके मायके वालों को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ माँ, उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे।
अच्छे से वसूली करेंगे। पराग और लाजवती के बर्ताव के कारण मिताली उनसे खफा ही रहती है और इसीलिए उसका मूड दिन भर खराब ही रहता है। तभी उसे नैनतारा वीडियो कॉल करती है। अरे ये क्या मिताली, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अरे भाभी, मैं बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी नींद से उठी हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा ऐसे लग रहा है। बाकी कोई बात नहीं है। पक्का ना? हाँ भाभी, पक्का। और अगर कुछ होगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, क्योंकि हम दोनों ननंद भाभी नहीं बल्कि पक्की सहेलियां हैं। वो तो है, और मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। और अगर कोई बात हो ना तो खुलकर कहना, दिल में कोई बात दबाकर मत रखना, ठीक है ना? हाँ भाभी, समझ गई मैं। फिर एक दिन मिताली के भाई भुवन का प्रमोशन हो जाता है। तब उस खुशी में नयनतारा और इंदु दोनों मिलकर मिताली के ससुराल मिठाई देने आती है। बधाई हो इंदु बहन, भुवन का प्रमोशन हो गया। अब तो घर में और ज्यादा पैसा आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आजकल खर्चे भी कितने बढ़े जा रहे हैं, बस उसके लिए अच्छा हो गया। अब वो भी आगे जाकर 2 से 3 होंगे। अच्छा ही है जो वो थोड़े पैसे अभी से जमा कर पाएगा और साथ ही उसके करियर में भी उन्नति होगी। लेकिन ये मिठाई तो बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है, देसी घी की नहीं बनी क्या? अरे नहीं नंदोई जी, मिठाई का स्वाद तो अच्छा ही है। क्या पता, मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा। माफ कीजिए नंदोई जी, लेकिन हम अगली बार आप ही की पसंद की मिठाई लाएंगे। अरे रहने दीजिए भाभी जी। और आप किन किन बातों के लिए माफी मांगोगी? क्योंकि निराश तो मैं कई सारे बातों से हुआ हूँ। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं नंदोई जी? हमारी तरफ से कोई कमी रह गई क्या? हाँ दामाद जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तो फिर क्या बोलूं मैं? बाकी ससुराल वाले अपने दामाद को क्या क्या नहीं देते, और यहाँ पर मेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने मुझे बस थोड़े बहुत ही तोहफे दिए हैं। मैंने आप लोगों की इज्जत की खातिर 4 लोगों के सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ। हे भगवान, हमें सच में माफ कीजिए दामाद जी। अब बताइए आपको क्या चाहिए? आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी और इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन माँ। अरे बहू, तू बीच में मुंह क्यों डाल रही है? सास और दामाद को बात करने देना। देखिए माँ जी, अभी 2 हफ्तों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है और उसी खुशी में मुझे अपने ससुराल वालों की तरफ से एक बड़ी सी कार चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो पराग? ये लोग 2 हफ्तों में कार कैसे लाएंगे? अरे क्यों नहीं लाएंगे, जरूर देंगे बेटा। आपने हमसे खुद से फरमाइश की है और आपकी हर फरमाइश जरूर पूरी होगी। अरे वाह, सच में? जी दामाद जी, सच में। शुक्रिया माँ जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इंदु की बातें सुनकर लाजवती और पराग बहुत खुश हो जाते हैं। ये क्या बात है पराग, अगर तुम्हें मांगना ही था तो कोई और तोहफा मांग लेते ना। तुमने उनसे कार क्यों मांगी? कार कोई सस्ती चीज है क्या? कोई भी कार 5 से 6 लाख के नीचे नहीं आती। पता नहीं मेरे मायके वाले इतना बड़ा खर्चा कैसे उठा पाएंगे। थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। अरे अक्ल की अंधी, जब इंदु बहन को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुझे क्या ऐतराज है? और नहीं तो क्या, वो मेरे ससुराल वाले हैं और उनसे मैं जो भी चाहे वो सब ले सकता हूँ। तुम बस अपना मुंह बंद रखो। और जब घर में कार आएगी तो क्या सिर्फ मेरा बेटा ही चलाएगा क्या उसे? वो तेरी भी तो कार होगी ना, उस पर तेरा भी उतना ही हक होगा जितना कि पराग का होगा। और अगर तेरे घर वालों के पास पैसे नहीं होते तो इंदु बहन सीधा सीधा मना कर देती, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी। तो तू अब बीच में टांग क्यों अड़ा रही है? आप दोनों की चालों को मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। दहेज में इतना कुछ नहीं मिला, इसीलिए वैसे नहीं तो ऐसे आप वसूल कर रहे हो। सच में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था
कि आप दोनों शादी के बाद इतने बदल जाओगे। सही कहते हैं लोग, शक्ल से किसी को भी परखा नहीं जा सकता। अब मिताली बहुत दुखी और चिंतित हो जाती है। वही उसके मायके में, अरे माँ जी, आपने नंदोई जी को हाँ क्यों कहा? और कार कोई 20-30 हजार की चीज थोड़ी ना है, वो तो लाखों रुपए की आती है और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। तू चिंता मत कर बहू, सब हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा माँ जी? हमारा घर तो भुवन की तनख्वाह पर और पापा जी की पेंशन से ही चलता है और उसमें भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते। अब कुछ महीनों पहले ही पापा जी के हाथ की सर्जरी में कितने पैसे लग गए। अब वापस हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बहू, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? मेरे पास पैसे है, इसीलिए मैंने हाँ कहा। क्या? इसका मतलब आपके पास इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं? हाँ बहू, मैंने जमा करके रखे हैं और अब मैं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। और अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी बेटी ब्याही है उस घर में, इसीलिए दामाद जी की हर ख्वाहिश पूरी करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम उनको खुश रखेंगे तभी वो हमारी बेटी को खुश रखेंगे। पर माँ जी, ये सोच तो सरासर गलत है। हमें इतनी बड़ी फरमाइश फौरन पूरी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। देख बहू, तू अब अपना दिमाग मत लगा। तुझसे ज्यादा दुनियादारी मैंने देखी है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इंदु नयनतारा की कोई बात नहीं मानती और जब जन्मदिन पास आने वाला होता है तभी इंदु अपने संभाल कर रखे हुए गहने निकालती है। बस किसी को पता ना चले कि मैं अपने गहने बेच रही हूँ। सबको तो यही लग रहा है कि मेरे पास वाकई में पैसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दामाद जी को उनके हक की चीज देनी भी जरूरी है, इसीलिए मुझे ये गहने बेचने ही पड़ेंगे। अपने दिल पे पत्थर रखकर इंदु सोनार के पास जाकर गहने बेच देती है और उन्हीं पैसों से वो पराग के जन्मदिन पर उसे एक बड़ी सी कार देती है। और कार के आते ही पराग और लाजवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है, वरना कम दहेज के कारण मेरा तो खून जला ही जा रहा था। हाँ माँ, अब तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जितना मैं पहले गुस्सा था, अब उतना ही शांत हो चुका हूँ। वही दूसरी तरफ, अरे जल्दी करो इंदु, हमें मेरे दोस्त हीरालाल की बेटी के शादी में जाना है। लेकिन तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हाँ माँ जी, मुझे लगा कि आप तैयार हो चुकी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए आप लोग होकर आइए। ये तुम क्या कह रही हो? अब क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सुबह से तो एकदम ठीक थी। अरे वो बस हल्का सा पेट दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा खाना खा लिया ना, इसीलिए हो रहा होगा। ज्यादा खाने से पेट दर्द? माँ जी, इससे पहले तो कभी आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रुकिए, आपको मैं अभी काढ़ा बना कर देती हूँ, उसे पीकर आपको राहत मिलेगी। शायद आपके पेट में गैस हो गई होगी। अरे नहीं बहू, तू रहने दे और अपने पापा जी के साथ शादी में जा, मैं काढ़ा बनाकर पी लूंगी। हाँ बहू, रहने दो। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो उसे आराम करने दो। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं, लेकिन अगर कुछ लगे तो हमें कॉल करके बता देना। भुवन भी अभी काम से आता ही होगा। हाँ बहू, तू मेरी चिंता मत कर। फिर नयनतारा और शैलेश वहां से चले जाते हैं। अब इन दोनों को मैं क्या बताऊं कि मेरे पास अब पहनने के लिए कोई गहने ही नहीं बचे हैं। सब कुछ बेच दिया मैंने, इसीलिए मैंने शादी में ना जाने के लिए तबीयत खराब होने का नाटक किया। फिर एक रोज मिताली को उसकी सहेली का कॉल आता है। यार मिताली, तुझे मेरे साथ सुनार के पास चलना होगा। मुझे मेरी बहन की शादी के लिए झुमके खरीदने हैं और तेरी पसंद हमेशा बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तू ही चल मेरे साथ, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। शाम को 5 बजे चलते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबा, मिलते हैं फिर। फिर मिताली और उसकी सहेली शाम को सुनार के पास जाते हैं। अरे मिताली बेटा, तुम यहाँ पर कैसी हो तुम?
मैं ठीक हूँ काका जी। आप बताइए, कैसे हो आप? और काकी जी कैसी है? ठीक तो है ना? ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया है बेटा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले इंदु भाभी भी आकर गई। बहुत सारे गहने लाई थी बेचने के लिए। क्या? माँ आपके पास गहने बेचने आई थी? हाँ बेटा। इसका मतलब पराग को कार देने के लिए माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए। ये खबर सुनकर मिताली बहुत हैरान रह जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। महेंद्र और तेजेंद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जहाँ तेजेंद्र एक अमीर बिजनेसमैन होता है, वही महेंद्र एक मिडिल क्लास आदमी होता है जो एक कंपनी में नौकरी करता है। यार तेजेंद्र, हम दोनों इतने सालों से दोस्त हैं। इतने सालों में कई लोग आए और कई लोग चले भी गए, लेकिन हमारी दोस्ती कायम रही। ये अपनी दोस्ती के नाम। चीयर्स। हाँ महेंद्र, चीयर्स। अरे वाह, तुम्हारी बेटी ने तो काफी कमाल का शरबत बनाया है। हाँ तेजेंद्र, मेरी दोनों बेटियों के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। हाँ हाँ, वाकई में। अच्छा महेंद्र, मैं ये सोच रहा था, क्यों ना मैं अपने बेटे विवेक की शादी तुम्हारी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ करा दूं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? अरे वाह तेजेंद्र, क्यों नहीं? ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इस दोस्ती के नाते को समधी के नाते में बदलने में मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मैं तो खुद तुझसे इस बारे में बोलने वाला था। एक तरह से तूने मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो बढ़िया है। वैसे महेंद्र, मेरा बेटा विवेक अंधा है। कुछ सालों पहले एक हादसे में उसने अपने आंखों की रोशनी खो दी। आशा करता हूँ कि उसके अंधे होने से तुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे तू पागल है क्या? मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी का रंग काला है, वही छोटी वाली बेटी गोरी है। इंसान के बाहरी रूप से उसकी अच्छाई, उसकी खूबी और उसका स्वभाव परखा नहीं जा सकता। ये सारी दकियानुसी और बेतुकी बातें हैं और मेरी दो बेटियों का भी यही विचार है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तेरे और तेरी दोनों बेटियों के विचारों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। तेजेंद्र का बेटा विवेक अंधा होता है, वही महेंद्र अपनी बड़ी बेटी झिलमिल और छोटी बेटी आंचल के साथ रहता है। झिलमिल एक शॉप में काम करती है, वही आंचल अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में होती है। और उन दोनों की माँ सुमन का कुछ सालों पहले ही देहांत हुआ होता है। झिलमिल बिटिया, अब तुम्हारे हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। मेरा दोस्त है ना तेजेंद्र ठाकुर, उसके बेटे विवेक को चुना है मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन वो बेचारा अंधा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इस सब से कोई एतराज नहीं होगा। जी बाबूजी, मुझे कोई एतराज नहीं। आपने अगर मेरे लिए कोई लड़का चुना होगा तो वो अच्छा ही होगा। और वैसे भी मैं तो अपने मन की आंखों से दूसरों की सुंदरता देखती हूँ। विवेक ठाकुर बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करती हूँ। वो अंधा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है और साथ ही क्या मधुर गीत गाता है। और झिलमिल दीदी, आपकी और विवेक की जोड़ी एकदम मस्त लगेगी। आंचल की बातें सुनकर झिलमिल शर्मा जाती है। फिर जब महेंद्र झिलमिल और विवेक को मिलवाता है तभी। हेलो झिलमिल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ विवेक जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया झिलमिल, पापा बता रहे थे तुम्हारे बारे में। हाँ विवेक जी, मुझे भी मेरे पापा आपके बारे में बहुत सी बातें बता रहे थे। और तो और मैंने आपके गाने भी सुने हैं। बहुत अच्छी और मनमोहक आवाज है आपकी। थैंक यू झिलमिल। विवेक जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाकर दिखा सकते हैं क्या? हाँ झिलमिल, क्यों नहीं। फिर विवेक झिलमिल को गिटार बजाकर गाना गाकर सुनाता है।
और इस तरह वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं और पहली ही मुलाकात में उनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। आंचल अपनी बहन झिलमिल से बहुत प्यार करती है। एक दिन जब वो दोनों मार्केट में गए होते हैं, तभी अरे ओ कल्लो, सब्जी लेनी है तो जल्दी ले, वरना निकल यहाँ से, काली कलूटी कहीं की। सब्जी वाले की बात सुनकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओए, तेरी तो ऐसी की तैसी, क्या कहा रे लल्लू चपड़ गंजू। अरे अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में कभी, लप्पू सी शक्ल वाले। मेरी बहन को काली कलूटी कहने से पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देख। छोड़ो ना आंचल, चलो यहाँ से। नहीं झिलमिल दीदी, हमें इन जैसे नालायक लोगों को सबक सिखाना ही होगा। अरे आपका रंग काला है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाए। आप मेरी दीदी हो। ओए तू चपड़ गंजू, ध्यान से सुन ले मेरी बात। काली और कलूटी तेरी सोच है, तेरा मन है, लेकिन मेरी दीदी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। समझा कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गया मैं, माफ कर दो दीदी। फिर घर आने के बाद आंचल, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुझ जैसी छोटी बहन मिली। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे होते हुए मेरे जीवन में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाँ दीदी, लेकिन मैं तो आपसे भी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि आप मेरी दीदी हो। और आप ना टेंशन मत लिया करो, मैं तो बस उम्र में ही छोटी हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे को सबक सिखा सकती हूँ। बस कोई मेरी दीदी की तरफ आंख उठाकर तो दिखाए, फिर तो मैं उसकी आंखें ही नोच लूंगी। भगवान करे कि तुम दोनों बहनों में इसी तरह प्यार और इज्जत बनी रहे। बच्चियों, मैं चाहे इस दुनिया में रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना और हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे की रक्षा करना। पापा, आप कहीं नहीं जा रहे हो। अभी तो आप जवान हो और अब तो आपको बहुत जीना है, बहुत सी चीजें भी देखनी है। हाँ पापा, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों भी ना, सच में। अब विवेक और झिलमिल एक दूसरे को अक्सर मिला करते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अरे विवेक बेटा, झिलमिल कैसी लगी तुम्हें? तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो तुम इस रिश्ते को साफ साफ मना कर सकते हो। हम तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे नहीं माँ पापा, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे झिलमिल बहुत पसंद है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। मुझे पता था बेटा, महेंद्र की दोनों बेटियां बहुत संस्कारी और गुणवान हैं। उसने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने एकदम सही फैसला लिया है। फिर पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालते हैं और अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एक दिन झिलमिल अपनी सहेली रिंकू से मिलती है। यार झिलमिल, वो कितना अच्छा दिखता है यार, और उसके गाने भी सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। कुछ 50-60 हजार फॉलोअर्स है उसके। हाँ रिंकू, मुझे भी विवेक जी बहुत पसंद आने लगे हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जैसा पति चाहिए था विवेक जी बिल्कुल वैसे है। विवेक जी के माता पिता भी बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ झिलमिल, वो बात तो है, लेकिन तुझे नहीं लगता क्या कि विवेक से शादी करने के बाद तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है? क्या प्रॉब्लम्स? लेकिन रिंकू, वो ऐसा क्यों बोल रही है? देख झिलमिल, मेरी बात का बुरा मत मान, लेकिन तू तो जानती है ना कि लोग तेरे काले रंग के बारे में कितने ताने कसते हैं, ना तिरस्कार करते हैं तेरा। और अब जब तू एक अंधे लड़के से शादी करेगी तो तुझे दुनिया और बुरा भला बोलेगी। मैं और तेरे चाहने वाले तो असली सुंदरता की परिभाषा जानते हैं, लेकिन इस जालिम दुनिया के लोगों के लिए सुंदरता की परिभाषा कुछ और ही है।
ये लोग तो बाहर की सुंदरता को ही महत्व देते हैं। रिंकू, मैं तेरी चिंता को भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अब दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं रहा। मेरे पापा कहते हैं, हम चाहे कुछ भी करें, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। अरे कोई हमें संभालने तो आता नहीं है, ना ही हमारे खर्चे उठाता है, तो फिर हम उनकी बातों को अपने दिल पर क्यों लगाए? हाँ यार, तेरी ये बात भी सही है। तुझे पता है रिंकू, मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सहा है, लेकिन अब मैं मेरे सारे दुख सहकर मजबूत बन गई हूँ। और कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी दुनिया केवल मेरा मायका, मेरा ससुराल और मेरे थोड़े बहुत चहेते दोस्त ही है, जो मेरी पूरे दिल से इज्जत करते हैं और मुझे कभी भी बुरा फील नहीं होने देते। वाह झिलमिल, तेरी सोच तो सच में काफी कमाल की है। जहाँ बाकी के लोग अपनी कमियों पर रोते हैं, वही तूने मजबूत होकर अपने आप को अपनी कमियों के साथ अपनाया है और अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जी रही है। हर किसी को ऐसा ही जज्बा रखना चाहिए और ऐसे ही लाइफ को जीना चाहिए। हाँ रिंकू। फिर एक दिन शादी की शॉपिंग करते करते अचानक से झिलमिल और आंचल को एक मंदिर दिखता है और वो दोनों उसमें दर्शन करने जाती है। मंदिर के बाहर निकलते ही एक बुढ़िया उनके सामने आती है। दीदी, आपके पास अगर खुले पैसे होंगे तो दे दो ना इन्हें। हाँ चल, अभी देती हूँ, ये लीजिए काकी जी। खुश रहो बच्चियों। धन्यवाद काकी जी। बच्चियों, तुम दोनों के चेहरे को देखकर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तुम दोनों की किस्मत बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। ऐसा खेल जो सब कुछ बदल देगा, सब कुछ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। ये काकी जी ने क्या कहा अभी? तुझे कुछ समझा क्या आंचल? नहीं दीदी, मेरे तो दिमाग के ऊपर ही गया सब कुछ। छोड़ो ना वो सब। ये बूढ़े लोगों की तो आदत ही होती है, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दो दीदी। अब चलो जल्दी, हमारी ढेर सारी शॉपिंग बाकी है अभी। हाँ चल, तूने बिल्कुल सही कहा। चल जल्दी निकलते हैं। फिर रात में घर आने के बाद झिलमिल और विवेक एक दूसरे के साथ फोन पर बातें करते हैं। विवेक जी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। ना जाने कब वो दिन आएगा जब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बीवी बन जाऊंगी। हाँ झिलमिल, अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। विवेक जी, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही आपने मुझे स्वीकारा है और मुझे अपनी बीवी के तौर पर चुना है। अरे झिलमिल, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है भला? अब तुम हो ही इतनी सुंदर, भला कोई तुम्हें कैसे ना स्वीकारे। उल्टा ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल बहुत अच्छा रहा और मैं हमेशा से ही ऐसी ही बीवी चाहता था जैसी तुम हो झिलमिल। हाय, ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है, मुझे भी हमेशा आपके जैसा ही पति चाहिए था और अब मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है। अरे वाह, चलो बढ़िया है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और विवेक और झिलमिल दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जब सभी लोग खाना खाने में व्यस्त होते हैं, तभी महेंद्र को एक कॉल आता है और गाने के शोर शराबे से बचकर वो छत पर बात करने के लिए चला जाता है। हाँ भाई साहब बोलिए, वो नीचे आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, धन्यवाद साहब, लेकिन आप आए नहीं शादी में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। महेंद्र फोन पर बात करने के चक्कर में ये देखता ही नहीं कि आगे छत का किनारा है और वो अचानक से किनारे के पार जाकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पापा! महेंद्र, ये क्या हो गया? नहीं,
मेरे पापा। सभी एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं और महेंद्र के जाने के बाद आंचल अब अकेली ना रहे। इसीलिए अगले ही दिन तेजेंद्र आंचल के पास जाता है और उसे कहता है, आंचल बिटिया, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। क्या? लेकिन मैं वहां पर कैसे रह सकती हूँ काका? वो तो मेरे दीदी का ससुराल है अभी। देखो आंचल, वो तुम्हारे दीदी का ससुराल होने से पहले तुम दोनों का अपना घर है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। और बिटिया, महेंद्र के जाने के बाद अब तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? नहीं बेटिया, एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र काका। इतना कहकर आंचल तेजेंद्र के गले लगती है और अब बाकी के सारे सामान के साथ साथ आंचल ठाकुर निवास में अपने कदम रखती है और उसे अपने ससुराल में देखकर झिलमिल एकदम हैरान रह जाती है। अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें